नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में मुफ्त बिजली देने की घोषणा को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम लिए बगैर उन पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में सस्ती और 24 घंटे बिजली मिल रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। जो जिम्मेदारी मुझे मिली उसके बाद मैं पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और गृह मंत्री जी का और सभी केंद्रीय नेताओं का मैं धन्यवाद करने के लिए गया था, आभार व्यक्त करने के लिए गया था। उसमें मैंने उत्तराखंड से जुड़े हुए बहुत सारी जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं के बारे में भी मैंने वहाँ पर अनुरोध किया, वहाँ पर बात की और सभी केंद्रीय मंत्रियों से भी मिला, क्योंकि उसकी एक लंबी लिस्ट है। आप लोगों को मैं अगर चाहेंगे तो वैसे दे दूंगा। तो वहाँ से लगातार इस बात का प्रोत्साहन दिया गया कि उत्तराखंड को जो भी केंद्रीय मदद मिल सकती है यथासंभव वो सारी मदद मिलेगी। तो मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी समेत सभी का हृदय की गहराइयों से सभी उत्तराखंड वासियों की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूँ कि जल्द से जल्द हमको जो है बहुत सारी और योजनाएं जो हमारी चल रही हैं। कावड़ को लेकर देखिए, कावड़ केवल उत्तराखंड का विषय नहीं है। कावड़ में हमारे उत्तर प्रदेश भी है, हमारा हरियाणा भी है, दिल्ली भी है। तो उत्तराखंड केवल एक होस्ट स्टेट है, उसमें होस्ट की भूमिका में है। और कावड़ कोई ये 10-20 लाखों लोगों का विषय नहीं है। यात्रा हमारी श्रद्धा और आस्था से जुड़ी हुई विषय है, लेकिन हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कोरोना न बढ़े। ऐसा न हो कि कोरोना के कारण से लोगों की जान माल को खतरा हो। इसलिए हमारी पहली प्राथमिकता है कि लोगों की जान माल सुरक्षित रहे। और आस्था और श्रद्धा के विषय में भगवान को भी अच्छा नहीं लगेगा कि किसी की जान जाएगी। हमारी जो सरकार है अभी चल रही है वो सबको अच्छी बिजली दे रही है, 24 घंटे बिजली दे रही है और सस्ती बिजली दे रही है। और उत्तराखंड के हित में जो आगे होगा वो भी हम करेंगे। जनसंख्या भी है, भू कानून भी है और भी कई सारे कानून हैं और कई सारे एक्ट जो बने हुए हैं। जो भी उत्तराखंड राज्य के हित में होगा, उत्तराखंड की जनमानस के लिए जरूरी होगा, उसको हम अमल में लाएंगे। तो उत्तराखंड बीजेपी से राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने अरविंद केजरीवाल के उत्तराखंड में 300 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा पर हमला बोला है। बलूनी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल का चुनाव को लेकर तमाम तरह के लुभावने वायदे और आडंबर का उत्तराखंड में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। केजरीवाल ने दिल्ली देश और अब देवभूमि उत्तराखंड में झूठ बोला है और इसके लिए उनको प्रायश्चित भी करना चाहिए। दिल्ली में फ्री बिजली का दावा करने वाले केजरीवाल को बताना चाहिए कि बिजली बिल में सरचार्ज, एनर्जी चार्ज और फिक्स चार्ज क्या है और क्यों लिया जा रहा है। यही स्थिति पेयजल की भी है और देश की राजधानी में पानी की सप्लाई टैंकर से हो रही। उन्होंने कहा कि केजरीवाल अपने दल में स्वयंभू अध्यक्ष हैं और कोई उनकी नीतियों से असंतुष्ट हो तो उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। आंदोलन के समय जितने लोग जुड़े थे, आज उनके स्थान पर पूंजीपतियों और दूसरे लोगों को स्थान में मिल गया है, जबकि भाजपा जैसे दल में यह एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है और इसका विकास कार्यों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली को छोड़कर देश के किसी भी राज्य में आपको जमने का मौका लोगों ने नहीं दिया और इसका कारण सत्ता हासिल करने के लिए झूठे वायदे और हर जगह फ्री का। अरविंद केजरीवाल जी, आज आप उत्तराखंड में आए हैं। मुझे ये लगता था कि उत्तराखंड में आके आप सच बोलेंगे, लेकिन आप दिल्ली में झूठ बोलते रहे, पूरे देश की जनता से झूठ बोलते रहे। मुझे लग रहा था देवभूमि में आके शायद आप सच बोल जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने दिल्ली में फ्री बिजली देने की बात की। कृपया आप बताएं कि बिजली फ्री देते हैं तो ये सरचार्ज क्या होता है हर बिल के साथ? ये एनर्जी चार्ज क्या होता है? ये फिक्स चार्ज क्या होता है? इन नामों से आप बिजली का बिल वसूल करते हैं। आपने दिल्ली में पानी देने की बात की। आज दिल्ली देश की राजधानी होने के बावजूद टैंकरों से पानी पिया जा रहा है। आपने मोहल्ला क्लिनिक की बात की थी। कोविड के टाइम पे इनका उजागर हो गया कि मोहल्ला क्लिनिक कैसे चल रहे हैं। आपने दिल्ली में कोई अस्पताल इतने सालों से नहीं खोला। आपने स्कूलों की बात की थी, स्कूलों का पूरा सिस्टम दिल्ली के अंदर फेल हो गया। तो हमें लगता था कि कम से कम आप इस देवभूमि में आके प्रायश्चित करेंगे कि मैंने दिल्ली की जनता से झूठ बोला, लेकिन यहाँ नहीं बोलेंगे। लेकिन आप उत्तराखंड में भी आके इस तरह से असत्य आप बोले। ये देवभूमि है, यहाँ असत्य बोलने वालों को अस्वीकार किया जाता है। इसलिए केजरीवाल जी, आपके लिए इस उत्तराखंड में राजनीति का कोई
भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए पूरी ताकत झोंकने को कहा है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की अध्यक्षता में हुई बैठक में अगले 2 महीने के कार्यक्रमों पर मुहर लगाई गई, जिसके बाद आज बीजेपी प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने जानकारी देते हुए कहा कि पदाधिकारी जिलों में 10 दिन का प्रवास करेंगे। 252 मंडल और 70 विधानसभाओं में कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। तीन बातों पर चर्चा की है। पहली बात, हमने जो हमारे पदाधिकारी हैं इनका महीने में 10 दिन का प्रवास, और दूसरा हम लोगों ने आज नारा दिया युवा मुख्यमंत्री और 60+। ये हम लोगों ने संकल्प के साथ हमने चुनाव अभियान शुरू किया है कि युवा मुख्यमंत्री और 60+ सीट। इस अभियान के तहत हम जनता के बीच में जा रहे हैं। बाकी जितने हमारे काम हैं उन कामों को लेकर जनता के बीच में जाना और बूथ के बाद पन्ना प्रमुख, इस प्रकार की सारी योजना को लेकर हम लोग आज से शुरुआत की है। आज भी बैठे हैं और मुख्यमंत्री जी लगातार निरंतर इस प्रकार से पूरा दौरे और प्रवास कर रहे हैं। निश्चित रूप से अगर उनकी एक ही प्रवास की मैं चर्चा करूं कि हम लोग जब हरिद्वार गए केवल हमारे 5 कार्यक्रम तय थे, लेकिन अनशेड्यूल कार्यक्रम हमारे 50 से ज़्यादा हो गए। जगह जगह 50, 100, जिस प्रकार नौजवानों में एक उत्साह मुख्यमंत्री जी को लेकर है, निश्चित रूप से ये नौजवान उत्तराखंड का हमें हमारे संकल्प की तरफ आगे बढ़ाए। प्रदेश की महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा स्थित सभा कक्ष में विभागीय समीक्षा करते हुए कहा कि योजनाओं में किसी प्रकार की ढिलाई और कोताही न बरती जाए। समीक्षा बैठक में मंत्री रेखा आर्या द्वारा विभागीय अधिकारियों के साथ महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत नंदा गौरा योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, सैनिटरी नैपकिन योजना जैसे विषय पर चर्चा की गई। बैठक में मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अंतर्गत लाभार्थी के चेक वितरण का कार्य 17 जुलाई 2021 तक पूरा किया जाए। बता दें कि इस योजना का औपचारिक शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया जाएगा और इस योजना में 2000 लाभार्थियों का चयन किया गया है, जिनमें से अब तक 500 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इस योजना के संबंध में रेखा आर्य ने निर्देश दिए हैं कि लाभार्थियों की जांच कर चिन्हीकरण कर लें और खाता संबंधी कार्य को पूर्ण कर जिलाधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर लें। आज हमने महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग की समीक्षा की है और विशेषकर कुछ योजनाएं जो हमारी बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं उनको लेकर जो है एक समीक्षा बैठक की है, जिसमें नंदा गौरा योजना है कि हमारे अब तक में वर्ष 2019-20 या 20-21 या 21-22 की अब तक में अद्यतन स्थिति हमारी क्या है और कितने की हम लोगों ने अभी तक डिमांड करी है। तो सभी जनपदों के जो हमारे जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं सभी ने अपनी ओर से ये बताया है कि हमें लगभग पूरे प्रदेश के स्तर पर देखें तो करीब 200 करोड़ के बजट की हमें रिक्वायरमेंट है, जिसकी उन्होंने डिमांड करी है। तो ये बजट उनको अतिशीघ्र जो है आवंटित करा जाएगा ताकि पैदा होने वाली बालिका से लेकर 12वीं पास करने वाली बालिका को जो है वो धनराशि मिल सके। इसके साथ साथ में मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना की भी समीक्षा की गई है कि क्या सभी जनपदों को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट जो है वो पहुंची है अथवा नहीं पहुंची है। तो सभी जनपदों के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों तक में जो है महालक्ष्मी किट पहुंच चुकी है। इसकी एक औपचारिक शुरुआत जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से आज वार्ता होने के उपरांत में जो भी तिथि वो तय करेंगे, 15 करेंगे, 14 करेंगे, तो उसके हिसाब से कार्यक्रम हम लोग प्रारंभ कर देंगे। उसके उपरांत लगभग प्रदेश की 50,000 महिलाएं जो है इससे लाभान्वित। नैनीताल दौरे पर पहुंचे पेयजल मंत्री बिशन सिंह चूफाल का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। नैनीताल राज्य अतिथि गृह में पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा, भारत सरकार की हर घर नल हर घर जल के तहत 2023 तक प्रत्येक परिवार को पानी दिया जाएगा, जिसके लिए डीपीआर तैयार कर लिया गया है। पेयजल मंत्री ने कहा कि गांवों में चाल खालों और जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए बरसात जल संग्रह करने के लिए मनरेगा के अंतर्गत योजनाएं बनाई जा रही हैं ताकि दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में सुचारू रूप से पेयजल आपूर्ति की जा सके और इसके लिए सोलर पंपिंग के माध्यम से गांवों में पानी पहुंचाने का काम भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल विभाग में जेई की कमी को देखते हुए इसी सप्ताह उपनल के माध्यम से जल संस्थान में रिक्त पड़े पदों में भर्ती भी की जाएगी।
परंपरागत धारे नौले हुआ करते थे, धीरे धीरे सूख गए थे। उन धारे नौल में पानी पुनः रिचार्ज हो, उसके लिए हमारे पास योजना है। ये योजना है कि बरसात जल संग्रह, वो बरसात जल संग्रह जो बरसात का पानी है, जो बरसात के स्रोत हैं, उन स्रोतों का पानी सीधे हम बड़े बड़े उसके चाल खाल बनाए, उसमें पानी डालें, जिससे आसपास के जो हमारे नौले धारे हैं उसमें रिचार्ज हो जाए, ज़मीन के अंदर पानी रिचार्ज हो जाए। उन गांव में सब पानी, बरसात का पानी रिचार्ज करने के चाल खाल का काम मनरेगा के अंतर्गत हम काम कर रहे हैं। ऐसे गांव को हम चिन्हित कर रहे हैं कि उसके आसपास कोई स्रोत है, चाहे 10 किलोमीटर हो, 15 किलोमीटर है, पानी का कहीं स्रोत हो, तो स्रोत के माध्यम से भी हम पानी होगा। यदि उससे नीचे कहीं 200-250 मीटर नीचे है तो उससे सोलर पंपिंग के माध्यम से भी पानी पहुंचाने। यदि सोलर पंपिंग और आपका उसमें पे पानी नहीं वहाँ पर नहीं मिल रहा है तो हम उसके बाद पंपिंग के माध्यम से पानी उन लोग गाँव तक पहुँचाने का काम करेंगे। क्योंकि विभाग में हमारा थोड़ा सा जेई की कमी थी, अभी नियुक्तियाँ होने वाली हैं। लोक सेवा आयोग से जो चयनित हैं उनका अभी 221 जेई की एक सप्ताह के अंदर नियुक्ति होने वाली है। उसके बाद 50 जेई हम जल संस्थान में, 50 जेई जल निगम में उपनल के माध्यम से इसी सप्ताह उसमें भर्ती कर रहे हैं। प्रदेश के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे आज अल्मोड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने अटल उत्कृष्ट राजकीय विद्यालय का उद्घाटन किया है और इसके साथ ही हरेला पखवाड़ा के तहत विद्यालय परिसर में पौधरोपण भी किया। मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि हरेला का पखवाड़ा मनाया जा रहा है और गरीब बच्चे आज सीबीएसई का बोझ नहीं ले सकते हैं। उन्हें स्थानीय स्तर पर सरकारी स्कूलों में शिक्षा दी जाएगी और जिसमें नई शिक्षा नीति का समावेश भी किया जाएगा। आप सबको हरेला त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। प्रकृति के संरक्षण संवर्धन के निमित्त हरेला पखवाड़ा इसको मनाने के लिए और अटल उत्कृष्ट विद्यालय, यह वह संकल्पना है कि जो पहाड़ का व्यक्ति अपने बच्चों को कॉन्वेंट की शिक्षा देने के लिए, सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ाने के लिए अपनी ज़िंदगी का त्याग करके मैदानी जिलों में जाता है और अपने बच्चों को महंगी शिक्षा दिलवाता है, जिसके पीछे उसका जीवन खत्म हो जाता है, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। हम लोगों ने भी कोशिश की कि क्यों न वो शिक्षा हम सरकारी स्कूलों में दे सकें। इसी नाते अपने अटल उत्कृष्ट विद्यालयों को हमने बढ़ावा देने की कोशिश की है और जिसमें नई शिक्षा नीति का पालन करते हुए 100% कक्षा 6 से हम इंग्लिश मीडियम पढ़ाएंगे, जिससे कि यहाँ के बच्चों को आज की जो आधुनिक शिक्षा है, इंग्लिश की आवश्यकता है, उसकी पूरी करने की एक कोशिश है। हर साल सावन के महीने में होने वाले कांवड़ यात्रा इस बार घमासान मचा हुआ है। हालांकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा पर पहले ही रोक लगा रखी है और यह फिलहाल जारी भी रहेगी, जबकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों को पूरे कोविड प्रोटोकॉल के साथ कांवड़ यात्रा संपन्न करवाने के निर्देश दे चुके हैं। और इस बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कांवड़ यात्रा टालने की मांग की है और इस बाबत आईएमए ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को चिट्ठी लिखी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी से कहा है कि पहले की गलतियों को देखते हुए कांवड़ यात्रा को इजाजत न दें, जबकि कोविड की तीसरी लहर का खतरा भी मंडरा रहा है। नहीं, हमने अभी अधिकारी लेवल की बैठक करी थी। इसके बाद अभी हम उच्च स्तरीय बैठक भी अगर जरूरत पड़ेगी तो करेंगे और जान माल की सुरक्षा हमारे लिए पहली प्राथमिकता है। किसी की भी जान जो है खतरे में न जाए, चाहे कांवड़ यात्रा वाले हों चाहे वो अन्य हों। रुद्रप्रयाग जिले में आफत की बारिश बरस रही है। 2 दिनों से जिले के ऊंचाई वाले इलाकों से लेकर निचले क्षेत्रों में जमकर बारिश हो रही है और ऐसे में एक ओर जहां लोगों की गर्मी से निजात मिली है, वहीं केदार घाटी में ठंड भी महसूस की जा रही है और इसके अलावा बारिश के कारण नुकसान भी हो रहा है, जिससे लोगों को खासी दिक्कतों से गुजरना पड़ रहा है। वहीं बारिश के कारण मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जबकि ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे भी रुद्रप्रयाग और श्रीनगर के बीच जगह जगह बंद होने से लोग परेशान हैं। केदारनाथ हाईवे भी बारिश से कई जगहों पर डेंजर बन गया है। बता दें कि रुद्रप्रयाग जिले में लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही है और जिस कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार हो रही बारिश के कारण जहां एक ओर निचले इलाकों में गर्मी से लोगों को निजात मिली है, वहीं केदार घाटी में ठंड महसूस की जा रही है, जबकि केदार घाटी में ग्रामीणों को मवेशियों के लिए चारा पत्ती लाने का समस्या भी हो रही है। बारिश के कारण लोग जंगल नहीं जा पा रहे हैं और इसके अलावा बारिश से काफी नुकसान भी हो रहा है। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे रुद्रप्रयाग और
श्रीनगर के बीच जगह जगह बंद पड़ा है, जिस कारण राजमार्ग पर सैकड़ों की संख्या में लोग फंसे हुए हैं। राजमार्ग के सिरोबगढ़ और धारी कलियासौड़ के पास भारी मात्रा पर मलबा आया हुआ है और जिससे एनएच विभाग की मशीनें हटाने में लगी हुई हैं। केदारनाथ हाईवे पर भी बारिश से काफी नुकसान हो रहा है। मूसलाधार बारिश से हाईवे कई जगहों पर डेंजर बन गया है। हाईवे की पहाड़ियों से पत्थर बरसात की तरह गिर रहे हैं। ऐसे में आवागमन करने वाले यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बारिश से मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। हालांकि अभी दोनों नदियां खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं, लेकिन ऐसे में बारिश का सिलसिला चलता रहा तो नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर सकता है। लगातार हो रही बारिश के कारण ग्रामीण इलाकों में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश से लिंक मार्ग भी बंद हो गए हैं और जहां लोक निर्माण विभाग की मशीनें कार्य में जुटी हुई हैं। उत्तराखंड के नैनीताल में कोविड-19 प्रतिबंधों में ढील के बाद पर्यटकों की भारी भीड़ देखी गई। पर्यटकों ने कोविड नियमों की धज्जियां उड़ा दी। लोग बिना मास्क के घूमते नजर आए। नैनीताल में पर्यटकों की भारी भीड़ के कारण पुलिस ने कोविड से संबंधित दिशा निर्देशों के सख्ती से लागू करने के लिए जांच अब तेजी कर दी है। टेस्ट करवाया, ठीक है, वहाँ पे बोलते हैं कि वापस जाओ, वापस जाके टेस्ट करा के आया। फिर नैनीताल के लिए जो पहला कट आता है वहाँ से उन्होंने ब्लॉक कर दिया कि आगे से जाओ। फिर नीचे परेशान कर रहे हैं, अब यहाँ पे परेशान कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम लोग आए हैं फरीदाबाद से, सुबह 5 बजे के निकले हुए हैं। आपके पास डॉक्यूमेंट सब कुछ है, सब दिखा दिया, सारा कुछ दिखा दिया, टेस्ट रिपोर्ट भी दिखा दी। जो विदाउट RT-PCR आ रहे हैं, जिनके पास ई-पास नहीं है और होटल में बुकिंग नहीं है, जिलाधिकारी महोदय का आदेश है, जिनके पास ये सब कुछ है उन्हीं को आगे भेजना है। और बाकी खबर चमोली से है, जहां थराली कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग पर लोल्टी के समीप उफनाते गधेरे में एक बाइक सवार पानी के तेज बहाव में बह गया। सूचना में मिलते ही थाना पराली पुलिस और उपजिलाधिकारी थराली सुधीर कुमार मौके पर पहुंचे और जहां रेस्क्यू अभियान चलाया गया। घटनास्थल से लगभग 50 मीटर दूरी पर युवक की बाइक पत्थरों की आड़ में अटक गई, लेकिन बाइक सवार पानी के बहाव में बह गया। जानकारी के अनुसार एक बाइक के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर युवक की शिनाख्त शुभम चंद्र निवासी बैजनाथ के रूप में हुई है। युवक थराली कोऑपरेटिव बैंक में कार्यरत बताया जा रहा है। वहीं बैनोली गांव के समीप युवक का हेलमेट ग्रामीणों को मिलने की सूचना है। लगातार पुलिस सर्च अभियान में जुटी हुई है, लेकिन भारी बारिश और गधेरे में लगातार पानी बढ़ने से रेस्क्यू कार्य और सर्च ऑपरेशन में भी बाधा हो रही है। वहीं उपजिलाधिकारी ने रेस्क्यू के लिए SDRF और NDRF की मदद मांगी है। बागेश्वर से आ रहे थे और यहाँ पे लोल्टी गधेरे में उनकी दुर्घटना हुई है और ये बिल्कुल गरीब की बहुत लापरवाही है। उन लोगों ने कहीं पे भी ये इंडिकेट नहीं किया है कि यहाँ पे खतरनाक है और यहाँ पे दिक्कत है। तो यहाँ पे कोई भी उन्होंने बोर्ड या साइन बोर्ड कुछ भी नहीं लगा रखे हैं यहाँ पे, जिससे आए दिन यहाँ पे कई गाड़ियों को नुकसान होता है। बड़े बड़े गड्ढे हैं, जबकि गधेरा है। तो यहाँ पे इन लोगों से बात भी हुई है परसों 3 दिन पहले कि यहाँ पे ये गड्ढे हैं, ये भरवा दीजिए। तो कोई शर्मा जी हैं गरीब के, तो इन्होंने कहा भरवा देंगे, लेकिन आज ये बड़ी लापरवाही देखने को मिली है कि वो बैंक कर्मी की मृत्यु, अभी तो पता नहीं चला मृत्यु हुई है क्या है, लेकिन लापता है। और तो मैं इसको गरीब की बहुत लापरवाही मानूंगा। 9 बजे करीब मुझे सूचना मिली और सूचना में बताया गया कि एक कोई बाइक सवार लोल्टी गधेरे में ज़्यादा पानी आ जाने की वजह से चपेट मार के गिर के बह गया। तो तत्काल ऐसे खराबी को वहाँ पर देखा गया। उसकी शिनाख्त अभी तक का नाम पता चला शुभम चंद्र है और वो गरुड़ बैजनाथ का रहने वाला है। और खराबी में कोऑपरेटिव बैंक में रेस्क्यू अभियान के लिए क्या कुछ टीमें मंगाई गई है, SDRF की रिपोर्ट दी है। रेस्क्यू अभियान के लिए अभी SDRF को बोला गया है और SSB ग्वालदम SSB ग्वालदम भी है। पानी लगातार बढ़ रहा है गधेरे का और बारिश लगातार है, ऐसे में क्या कुछ प्रभाव होंगे? देखिए अभी लगातार पानी के बहाव से अभी संभव नहीं हो पा रहा है कि वहाँ पे उतारा जाए, लेकिन प्रयास जारी रहेंगे। जैसे पानी कम होगा तो उसको रेस्क्यू करेंगे। तो BRO को इंडिकेट, इसको BRO को मैं निर्देशित करूँगा जो भी गधेरे उफान पे आने की संभावनाएँ रहती हैं वहाँ पे साइन बोर्ड लगा देंगे, ताकि पानी अगर अधिक मात्रा में रहता है तो लोग वहाँ पे आवाजाही करें। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने कई जिलों में विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था और जिसके बाद कई इलाकों में भारी बारिश हुई है। सिर्फ भारी बारिश नहीं बल्कि आफत भरी बारिश हुई है, जिससे लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। अब ANB न्यूज आपको उत्तराखंड की 3
सबसे खतरनाक तस्वीरें दिखा रहा है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर चमोली से सामने आई है, जहां तेज बारिश से बद्रीनाथ हाईवे नंबर 7 पूरी तरह से बाधित हो गया। तो वहीं दूसरी खतरनाक तस्वीर टनकपुर चंपावत से सामने आई है, जहां पर लगातार हो रही बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। टनकपुर चंपावत में कई जगहों पर सड़कें बाधित हो गई हैं, जिससे भारी संख्या में सुप्रसिद्ध पूर्णागिरि मंदिर जाने वाले रास्ते श्रद्धालु में फंस गए हैं। और इतने ही नहीं, टनकपुर चंपावत में ही कई जगहों पर तेज बारिश से सड़कों के किनारे बनी कई दुकानें बह गई हैं, जिसमें लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। तो वहीं अल्मोड़ा में भी आफत की बारिश देखने को मिली है। कई जगहों पर भारी बारिश से पानी भर गया, तो कई लोगों के घरों में पानी भरने से लोगों को समस्या का सामना करना पड़ा। तो वहीं आपको सुनाते हैं टनकपुर चंपावत में फंसे लोगों की पीड़ा। पैदल घोड़ा के जा रहे हैं 4 किलोमीटर दूरी से। अच्छा, तो क्या स्थिति है अब यहाँ? रोड बहुत टूटी हुई है, तो यहाँ जाने नहीं दिया जा रहा? नहीं, मना कर रहे हैं लोग। तो आप क्या करोगे ऐसे में? तो ऐसे में वापस जाएंगे। सारी बह गई हैं, तो पहले को आखिरी गोला पे रोड पूरी खराब हो गई, पेड़ उड़ करके रास्ता जगह जगह बंद होकर रखा है, बहुत पानी आ रहा है वहाँ से। हर जगह पूरा दुकान इतना बह रखा है, देखोगा पूरा दुकान 4-5 दुकानें बह रखी है। इस पर विस्तृत रिपोर्ट नहीं आई है। हमारे राजस्व उप निरीक्षक की टीम जो है इसमें मौका मुआयना करने के बाद इसके उपरांत ही इस पर कुछ कहा जा सकता है कि हम इस पर क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारा बाकी अलर्ट है। अलर्ट के तहत कि कोई जानमाल का खतरा ना हो, उस स्तर पे प्रशासन की ओर से लगातार। उधम सिंह नगर के तराई पश्चिम वन प्रभाग के सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के अमनगढ़ रेंज में इलाज न मिल पाने के कारण एक हाथी ने दम तोड़ दिया। हफ्तों बाद हाथी का सड़ा गला शव रेंज कर्मियों को गश्त के दौरान मिला। हाथी का शव देखकर वन विभाग में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते पर मौके पर पहुंचे उच्चाधिकारी घटनास्थल का निरीक्षण कर हाथी का पोस्टमार्टम कराया। तो वहीं अब वाइल्ड लाइफ वेलफेयर फाउंडेशन संस्था के प्रवक्ता वीरेंद्र अग्रवाल ने वन विभाग की कार्यशैली पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि वन विभाग द्वारा गश्त में खाना पूर्ति की जाती है, तभी किसी वन्य जीव के मरने के काफी दिनों बाद वन विभाग को पता चल पाता है। और इस संबंध में संस्था द्वारा वाइल्ड लाइफ बोर्ड को पत्र लिखा जा रहा है और जांच की मांग भी की जा रही है। जीव संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत वाइल्ड लाइफ वेलफेयर फाउंडेशन स्वयं संगठन का प्रवक्ता वीरेंद्र अग्रवाल, जो अमानगढ़ में एक हाथी का सड़ा गला शव मिला है, जिसमें पूरी तरह से विभागीय अधिकारी और कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई। खाली गश्त के नाम से खाना पूर्ति की जाती है, प्रॉपर गश्त नहीं की जाती है, तभी जंगली जानवर और ख़ास तौर से टाइगर और बाघ के मरने का कई हफ्तों बाद पता लगना इस बात को प्रमाणित करता है। और इस मामले को लेकर संगठन द्वारा वाइल्ड लाइफ बोर्ड को एक पत्र लिखा जा रहा है। इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की जा रही है। रुड़की में इमली रोड स्थित एक कबाड़ी के गोदाम में आग लग गई। आग लगने से आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल मच गया। इसके साथ ही गोदाम के ऊपर बना आवास भी आग की चपेट में आ गया। गोदाम के अंदर किसी केमिकल के रखे होने की आशंका है, जिसकी वजह से लगातार धमाकों की आवाज भी गोदाम के अंदर से सुनाई दी। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। इस दौरान एक दमकल कर्मी मामूली रूप से घायल भी हो गया। जानकारी के मुताबिक रुड़की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के इमली रोड पर इस्लाम कबाड़ी का गोदाम है। गोदाम के ऊपर ही रिहायशी आवास भी है, जहां आज अचानक आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। ये दरअसल यहाँ कबाड़ का काम करता है। मकान ऊपर बच्चे रह रहे हैं, नीचे कबाड़ का काम हो रहा है। उसमें चूंकि एल्युमिनियम वगैरह की चीजें थी, उसमें सुबह जो है क्या कहें आग लगने की सूचना मिली है। फायर ब्रिगेड मौके पे आ गए और उससे जो है आग बुझाने का कार्य किया जा रहा है। इस समय किसी की जो जान का कोई नुकसान नहीं है। कितनी गाड़ी फायर ब्रिगेड गया जिस तरह से आग लगी? फायर ब्रिगेड की हमने 4 गाड़ी मंगवा ली है, लेकिन यहाँ पानी काम नहीं कर रहा है। फोम वगैरह का यूज किया जा रहा है। वो चूंकि कबाड़ की दुकान है, ज्यादातर एल्युमिनियम वगैरह इस तरह का कबाड़ था, उसमें आग पकड़ी है। सर कोई ब्लास्ट भी हुआ? लोग कह रहे हैं ब्लास्ट हुआ है। वो ब्लास्ट वही एल्युमिनियम वगैरह का ब्लास्ट है। उसमें जांच की करेंगे कि किस तरह की चीजें आई है। वो जब आग टोटल बुझ जाएगी उसके बाद। हरियाणा के करनाल में आपराधिक वारदातों को अंजाम देने के बाद 3 बार जेल की हवा खा चुके एक शातिर अपराधी को बाबा के भेष में पुलिस और उत्तराखंड की एसओजी टीम ने गिरफ्तार किया है। बाबा हरिद्वार देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित नेचर विला अपार्टमेंट में किराए पर रहता है।
बाबा के कब्जे से लाखों रुपए के जेवरात भी एसओजी की टीम ने बरामद किए हैं और यह जेवरात ऋषिकेश के एक ज्वेलर्स के पत्नी से दिमागी हालात को ठीक करने के नाम पर ठगे गए हैं। ठगी में लाखों रुपए की नकदी और अन्य जेवरात अभी दिल्ली में ठिकाने लगाने की बात भी सामने आई है और जल्द ही रिमांड कस्टडी लेकर एसओजी की टीम बाबा के इस मामले में पूछताछ करेगी। बता दें कि बाबा लोगों को अपने झांसे में लेने के लिए राजनीतिक लोगों के साथ फोटो खिंचाकर उनका प्रदर्शन करता है और 2 दिन पहले ही उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ भी एक फोटो सोशल मीडिया पर बाबा ने वायरल की है। पुलिस का मानना है कि बाबा के आपराधिक इतिहास की कुंडली लंबी हो सकती है, जिसे पुलिस खंगालने में अब जुटी हुई है। ये यहाँ गढ़वाल ज्वेलर्स नाम के सोनार की दुकान है। इसकी वाइफ को दिमागी उपचार और सम्मोहन करके उसको ठगी करके उससे काफ़ी बड़ी मात्रा में सोने के जेवरात और नकदी इस बाबा ने ले ली थी। उनके मांगने पर उनको जान से मारने की धमकी दे रहा था और तरह तरह से उनको प्रेशर में ले रखा था। गढ़वाल ज्वेलर्स द्वारा जब ये सूचना थाने को दी गई कि मेरी वाइफ से इसी तरीके मानसिक उपचार के नाम से और इसी तरीके से ठगी कर ली है, इस पर मुकदमा कायम हुआ था। उसमें पुलिस टीम गठित हुई थी। पुलिस टीम ने जा कर के इसको बाबा को अरेस्ट किया है। बाबा ने पूछताछ पर अपने पूर्व में 3 बार जेल जाना भी स्वीकार किया है। इसके पूरे चरित्र की जानकारी की जा रही है और इससे काफ़ी बड़ी मात्रा में माल बरामद हुआ है जो इसने इनसे लिया था। शेष माल इसने दिल्ली में होना बताया है, जिसके लिए पीसीआर लिया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।